आज हम लोग राजकमल प्रकाशन समूह के ग्रुप में हैं और यहाँ हम लोग इरफान पर बात करने के लिए मुझे कहा गया है और इरफान पर बहुत सारी बातें करनी है। हम लोग अगर इंटरेक्टिव इसको रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बातें हो पाएंगी। रही बात इरफान की, तो कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक ले आऊँ ख़त्म करने का, तो एक तारीख़ है हमारे पास 29 अप्रैल, जिस दिन उन्होंने अंतिम सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन अगर मैं उनसे अपनी मुलाकातों की बातें करूं, उनके बारे में बातें करूं, तो मेरे पास ढेर सारी यादें हैं। मैं खुद पजल्ड हूं। कल तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी था इस बात से कि मैं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सका, मुंबई में रहने के बावजूद। इस लॉकडाउन में, इस अवसाद के भयंकर माहौल में कहीं भी आना जाना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मैं बात शुरू करूं इरफान से, जो यादगार मुलाकातें हैं जहां से सारी चीज़ें नोट होनी शुरू होती हैं, वो तो सिलसिला मुंबई में आने के बाद शुरू होता है। लेकिन उनसे मेरा परिचय दिल्ली के दिनों में हो चुका था। मैंने कल भी लोगों से ये बात शेयर की थी कि दिल्ली में जब वे एनएसडी में थे, और एनएसडी में ही मेरी एक बहन है अलका श्रीवास्तव, वो वहाँ पढ़ती थी, वो उनकी सीनियर थी। और अलका के दोस्त ईशान त्रिवेदी, जो अभी उनके पति हैं, वे भी उनके सीनियर थे। और उनके बहाने कभी कभार यूं ही मुलाकात हुई होगी। मैं नहीं कह सकता कि वो मुलाकातें परिचय के दायरे में कही जा सकती हैं। परिचय का दायरा जो बना वो मुंबई आने के बाद बना। मुंबई में लौट के आया 90 में चीन से, और यहाँ आने के बाद से आने के साथ ही कुछ दिनों के बाद मुझे चाणक्य सीरियल का काम मिल गया था। चाणक्य सीरियल में मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर था, और चाणक्य इरफान का दूसरा सीरियल था। कैमरे के सामने मुंबई आने के बाद उन्होंने पहला काम भारत एक खोज में श्याम बेनेगल के साथ किया था, जिसमें अल बरूनी का किरदार उन्होंने निभाया था। और फिर चाणक्य में सेनापति की भूमिका में थे वो। इस सेट पर उनसे मुलाकातें हुई, बातें हुई। उनको संगत पसंद आती थी, मुझे भी उनकी सोहबत में अच्छा लगता था। और फिर उन्होंने मेरा परिचय मेरे काम को देखते हुए, और जिस तरीके का काम मैं कर रहा था, जिसको आजकल पीआर जॉब कहते हैं, एक तरीके से वो पीआर जॉब ही था, तो इस काम के लिए उन्होंने मेरा परिचय परवीन निश्चल से करवाया। परवीन निश्चल जो नवीन निश्चल के छोटे भाई। नवीन निश्चल उन दिनों शाहरुख खान को लेकर एक फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे, और तब वो चाहते थे कि मैं उनके साथ थोड़ा काम करूं। अपने अनुभव को, जो चाणक्य का जिस तरीके से मीडिया ने एक्सेप्ट किया था और मीडिया में जिस तरीके से बातें हुई थी, उस बात से तमाम लोग प्रभावित थे। इस वजह से इरफान ने मुझे उनसे मिलवाया। और आपको मैं बताऊं, मैं इस बात का जिक्र बार बार और जोर दे के कहना चाहता हूं कि मुंबई आने के बाद मेरी फिल्मों में रुचि ज़रूर थी, सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि ज़रूर थी, लेकिन फिल्म पत्रकारिता में आने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। और फिल्में देखना और फिल्मों पर कभी कभी टिप्पणी कर देना, जैसे आज तमाम लोग करते हैं, वैसे मैं भी कर दिया करता था, अखबारों में लिख दिया करता था। लेकिन सीरियसली फुल टाइम जॉब के तौर पर फिल्म पत्रकारिता में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन संयोग कुछ ऐसा बना उन दिनों में कि जो एडिट पेज पर मैं लिखा करता था या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लिखा करता था, तो अपनी लेफ़्ट लीनिंग की वजह से, लेफ़्ट टू द सेंटर इरादों और धारणाओं की वजह से मेरे लेख छपने बंद हो गए। आज की तरह ही उस समय भी भाजपा का जोर था और सारे संपादक बदल दिए गए थे, और वैसे ही एक संपादक, दो संपादक हिंदी अखबारों में आ गए थे, जिनकी वजह से मेरे लेख बंद हो गए। अब समस्या थी कि मैं क्या करूं। बतौर फ्रीलांसर मुझे काम करना था, और ऐसे समय में ईशान और इरफान, जिनसे मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता था, तो इरफान और ईशान दोनों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप टीवी और फिल्म के जर्नलिज्म में आ जाइए। टीवी और फिल्म के जर्नलिज्म में आने का सीधा उद्देश्य उनका ये था कि यहाँ पे राजनीति की बातें वैसे नहीं होती हैं, और राजनीति की बातें अगर आप अपने रिव्यूज़ में, अपने लेखों में रखेंगे भी, तो उस पर इस तरीके से लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, इसकी बातें नहीं करेंगे। मुझे
फिर भी थोड़ी चिंता थी और मैंने कहा कि नहीं, ये कैसे होगा, फिल्मों पे लिखना तो बिल्कुल एक अलग किस्म का काम है। थोड़ा जैसा कि हिंदी समाज में होता है, आज भी मेन लाइन जर्नलिज्म के लोग मानते हैं कि फिल्म पत्रकारों का काम थोड़ा ओछा काम होता है, दूसरे दर्जे का काम होता है। तो ये धारणा और ये पूर्वाग्रह मेरे अंदर भी था और इस वजह से भी मैं नहीं आना चाहता था। लेकिन इरफान ने सजेस्ट किया कि नहीं, आपको आना चाहिए और यहाँ पे थोड़े ऐसे समझदार लोगों की भी ज़रूरत है, ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो फिल्मों पर थोड़े सामाजिकता के साथ लिखें, राजनीतिक सोच के साथ लिखें। खैर, फिर उन्होंने ही मेरा परिचय बासु भट्टाचार्य से करवाया था और पल्लवी जोशी से करवाया था। मेरे ये दोनों इंटरव्यू पहले इंटरव्यू थे। मेरी उम्र भले ही इरफान से ज़्यादा बड़ी है और वैसे भी मैं 60 पार कर चुका हूँ, लेकिन पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता मैंने 40 के बाद की उम्र में शुरू की और वहाँ से मैं धीरे धीरे गंभीर हुआ। और रही इरफान की बात, तो इरफान को मैं तब से देख रहा हूँ, चाणक्य के दिनों में, चाणक्य के दिनों के बाद से लगातार वो सीरियल करते रहे, तमाम टीवी सीरीज़ की। उन्हीं दिनों उन्होंने एक फ़िल्म भी कर ली थी, 2 फिल्में कर ली थी। एक डॉक्टर की मौत उनकी फ़िल्म आई थी, फिर दृष्टि नाम से एक फ़िल्म आई थी गोविंद निहलानी की, जिसमें शेखर कपूर, डिम्पल कपाड़िया के साथ वो थे। और भी कुछ फिल्मों की बातें चल रही थी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हिंदी फिल्मों में जो एक पैरेलल सिनेमा और आर्ट सिनेमा हुआ करता था, वो अपनी मौत मर रहा था, अवसान पर था। और ऐसे समय में इन लोगों के काम की दिक्कतें हो रही थी और काम मिलना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक ऐसा दौर आया कि इरफान जैसे चेहरों को और एनएसडी से आए वैसे तमाम चेहरों को काम मिलना थोड़ा कम हो गया था। हालांकि तब तक ओम शिवपुरी से लेकर के नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी तक ने अपनी एक जगह बना ली थी और ये रुतबा तय कर लिया था कि थिएटर से जो ट्रेंड एक्टर आते हैं वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं। रेणु झा जी नमस्ते, मनोज कुमार विसारिया जी नमस्ते, रवि रंजन जी नमस्ते। आप लोगों के पास कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग रखते जाएं, बात करते जाएं, तो हम लोग उन बातों को बढ़ाते जाएं। तो उन्हीं दिनों मैंने देखा कि इरफान चंद्रकांता बनेगी अपनी बात और ऐसे तमाम सीरियल के ज़रूरी हिस्से बन गए, ज़रूरी कलाकार बन गए और इनमें उनको लगातार काम मिलता रहा, प्रशंसा भी होती रही और पैसे भी आते रहे। उन दिनों इरफान अपने चाचा जी के यहाँ एसिक नगर, डीएन नगर एक मोहल्ला है यहाँ पे, डीएन नगर में एसिक नगर है, एसिक नगर में अपने मामा जी के यहाँ रहा करते थे। मामा ने एक कमरा उनको रहने के लिए दे दिया था। कल मैंने ट्विटर पर उनकी वो तस्वीर शेयर की थी जो उसी कमरे में के बेड पर है, जहाँ अकेले एक उनकी तस्वीर है और एक सुतपा की तस्वीर है जिसको बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है। तो वो उसी कमरे की तस्वीर है। उस कमरे से खिड़की से बाहर झांकने पर दूसरे घरों के लोग दिखाई पड़ते थे और सब एक दूसरे को देख सकते थे, जैसे कि तमाम सरकारी फ्लैट होते हैं और वहाँ जिस तरह की चीज़ें होती हैं वैसा ही वहाँ भी था। वहाँ रहते हुए इरफान ने महसूस किया कि अगर काम करना है और मुझे बढ़ते रहना है तो मुझे लगातार काम करना पड़ेगा। और लगातार काम करने का तात्पर्य ये था कि जो भी काम मिले उसमें अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से चीज़ों को जोड़ते जाएं। द ग्रेट मराठा की कोई चर्चा कर रहा है। हाँ, संजय खान के की इस सीरियल के लिए मैं खुद भी गया था, जयपुर में भी उनसे मुलाकात हुई थी और जयपुर में इस सीरियल की शूटिंग मैंने बहुत करीब से देखी थी। गीता रहस्य का भी कोई जिक्र कर रहा है। तो ऐसे तो तमाम सीरियल आते रहेंगे जिनकी चर्चा होती रहेगी, लेकिन इरफान को आज हम जिस रूप में जानते हैं और इरफान का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन फिल्मों का है और उस कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए आपको उनकी फिल्मों की बातें करनी पड़ेंगी। और संजय मासूम याद दिला रहे हैं कि एसिक नगर वाले फ्लैट में हम लोग साथ गए थे। बिल्कुल संजय मेरे
उस समय के दोस्त हैं जब हमारे पास उन्नति के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि हम जीरो से शुरुआत कर रहे थे और वहाँ से हम जो भी कर रहे थे वहाँ से आगे बढ़ रहे थे। और इस आगे बढ़ने में इरफान की मदद, इरफान जैसे कलाकारों की मदद बहुत काम आई है हम लोगों के। इरफान के व्यक्तित्व में ऐसी बातें हैं और ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। मैं उनके व्यक्तित्व की किन खूबियों की बातें करूं, मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि इरफान इस इंडस्ट्री में कहीं न कहीं एक मिसफिट, बिल्कुल मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ उनके लिए, कि वो कहीं न कहीं मानते थे कि वे इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हुए हैं, लेकिन चूँकि फ़िल्मों में काम करना है और फ़िल्में ही ऐसा माध्यम है जो उनकी अभिव्यक्ति को एक विस्तार और गहराई दे सकता है, इसलिए यहाँ काम करना है और उस मुकाम को हासिल करना है जो पिछले 10 सालों में उन्होंने हासिल किया था। और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनका संघर्ष, उनका अध्यवसाय, उनका अभ्यास और वो लक्ष्य उनके दिमाग में हमेशा रहा। मिहिर, नमस्कार, आप आए, आपके सामने बातें करना, और आप जितनी बारीकी से, जितनी चाबी खोलते हैं आप लोगों के व्यक्तित्व की, फिल्मों की, मैं शायद वैसे नहीं खोल पाऊँगा, लेकिन मेरे जो अनुभव है वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, आप लोगों से शेयर करूँगा। चेतन शर्मा पूछ रहे हैं कि इरफान किस तरह की किताबें पढ़ते थे। तो साहित्य से उनका लगातार संपर्क रहा है, और आप सभी को बताऊं कि उदय प्रकाश उनके बहुत फेवरेट राइटर थे। उदय प्रकाश की कहानियों पर वो काम करना चाहते थे, उन पर उनका बहुत जोर रहता था। बहुत सारे निर्माताओं को भी खोजा उन्होंने। उदय प्रकाश भी उनको बहुत मानते थे। उदय प्रकाश की लिखी कहानियों का जब नाट्य रूपांतर हुआ था तब भी उन्होंने उसमें काम किया था, और बाद के दिनों में तो उनकी कहानियों को लेकर के बहुत ही चाहते थे कि उन पर कोई फिल्म बनाए तो मैं उसमें काम करूं। यहाँ जब उदय प्रकाश आते थे तो उनसे मुलाकातें भी उनकी होती थी और वे लोग आपस में बातें भी करते थे, लेकिन कभी ऐसा संयोग नहीं बन पाया कि उनकी वो धारणाएं पूरी हो सकें। ये बहुत अच्छी बात लिखी है विमल वर्मा ने कि बनेगी अपनी बात तो सुतपा ने लिखी थी। और तिग्मांशु धूलिया के साथ, तिग्मांशु धूलिया तो उनके लंगोटिया थे, और तिग्मांशु धूलिया ने उनके अभिनय के आयाम को बहुत ही निखारा है और वो ज़मीन दी, उनको वैसी विषय लाके दिए, वैसी कहानियाँ दी। हासिल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हासिल के पहले टीवी सीरियल और टीवी शोज़ में भी उन्होंने, तिग्मांशु ने उनको बहुत बड़ा काम दिया। और कल भी जब आपने तस्वीरें देखी होंगी, कल अंतिम यात्रा में भी उनको कांधा देने के लिए तिग्मांशु आए थे, विशाल आए थे। और आप देखें कि विशाल की फिल्मों में, तिग्मांशु की फिल्मों में इरफान का जो व्यक्तित्व, जो अभिनेता दिखता है, वो उनकी बाकी फिल्मों में उस तरीके से नहीं आ पाता है। विशाल के साथ जब उन्होंने काम किया था, मुझे याद है मकबूल फिल्म की शूटिंग करके वे लौटे थे, और तब उन्होंने कहा था कि यार ये आदमी क्या संवाद लिखता है, कैसे डायलॉग लिखता है। मकबूल के डायलॉग से वो अभिभूत थे और उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ कहा था और एक अभिनेता की खुशी जाहिर की थी कि उनके संवादों में से एक शब्द आप नहीं बदल सकते। यह बहुत बड़ी बात होती है, और एक कलाकार के लिए भी। हिंदी फिल्मों के तमाम लेखक और निर्देशक इस बात को बताएंगे, या कभी उनसे आप बात करें तो वे शेयर करेंगे कि कैसे पॉपुलर कलाकार उनके लिखे संवादों को, अभिव्यक्ति को बदल देते हैं, उसके भाव बदल देते हैं, उसकी धारणाएं बदल देते हैं। जो जोर पड़ना चाहिए, जो लहजा होना चाहिए, जो स्ट्रेस जहाँ पड़ना चाहिए, उन शब्दों को बदल देते हैं। लेकिन इरफान चूँकि थिएटर से आए थे, एक साहित्यिक पृष्ठभूमि अपने साथ लेकर आए थे, साहित्यिक संस्कार अपने साथ लेकर आए थे, इसलिए कहीं भी संवादों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते थे और ख़ुद को लेखक से उस्ताद कभी नहीं मानते थे। और ये एक बहुत बड़ी खूबी है जो उनके यहाँ दिखाई पड़ती है, और बार बार हम उनकी फिल्मों में इस चीज़ को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चाहे उनकी शुरू की
अचर्चित फिल्में हों, बहुत ही पॉपुलर और घटिया और साधारण किस्म की भी फिल्में हों। उन्होंने संडे जैसी भी फिल्म की है, उन्होंने नॉकआउट जैसी भी फिल्म की है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जो इनसिग्निफिकेंट मानी जा सकती हैं उनके लाइफ में, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में इजाफा ही करती हैं, जोड़ती हैं। बुरे अनुभव भी अनुभव होते हैं जो आपको बेहतर होने की ताकीद करते हैं और बेहतर होने की तरफ बढ़ाते हैं। इनका सवाल है कि सपना पांडे जी का सवाल है कि एनएसडी से आए लोगों को क्यों दिक्कत होती है और यहाँ कलाकारों के लिए कोई जगह नहीं होती है क्या? इस पर तो एक लंबी चौड़ी थ्योरी है मेरे पास और जिसकी मैं बातें बार बार करता हूँ। मैंने कई सारे लेख भी इस पर लिखे हैं कि हिंदी प्रदेशों से क्यों नहीं आते हीरो। हिंदी फिल्मों में एक धारणा बनी हुई है कि फिल्मों के हीरो का चौखटा कैसा होता है, हीरो मटेरियल क्या होता है, और उस हीरो मटेरियल के हिसाब से अगर देखना शुरू करें तो उत्तर भारत से आए हुए, हिंदी प्रदेशों से आए हुए बहुत सारे कलाकार छंट जाते हैं। दूसरी दिक्कत ये रहती है कि जैसे इरफान आए या मनोज बाजपेयी आए या नवाज आए या ऐसे जो पॉपुलर चेहरे हमें दिख रहे हैं, ये लोग आए, इन सभी की फिल्मों में प्रविष्टि तब होती है जब ये ख़ास उम्र बाहर बिता चुके होते हैं। कह लें कि हिंदी फिल्मों में हीरो बनने की जो उम्र होती है, जो इंडस्ट्री के लड़के आते हैं, जो लॉन्च किए जाते हैं, आपने देखा होगा, जो कमर्शियल सिनेमा होता है, जो एक सो कॉल्ड हिंदी सिनेमा होता है, उसकी उम्र 18 से 22 साल की होती है। लेकिन ये सारे कलाकार जब तक फिल्मों में अपनी जगह बना पाते हैं, अपने पाँव टिकाने की जगह खोज पाते हैं, तब तक इनकी उम्र गुजर चुकी होती है और सो कॉल्ड हीरो ये नहीं बनाए जा सकते। और जिस तरीके के हीरो या जिस तरह की सेंट्रल भूमिकाएं, जिस तरह की केंद्रीय भूमिकाएं इरफान को बाद में मिलने लगेंगी या मनोज को मिल रही हैं या नवाज को मिल रही हैं, उस तक पहुंचने के पहले का संघर्ष बहुत लंबा होता है। और इतना धैर्य माफ़ करें एनएसडी के एक्टर्स में नहीं होता है बहुत सारे में, और उत्तर भारत से आए कलाकारों में नहीं होता है। और मैंने ये भी महसूस किया है कि उनका ईगो, इन्फ्लेटेड ईगो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि छोटी छोटी बातों पे वो टची फील करते हैं। मैं भी 5 में मनोज कुमार विसारिया जी हैं, उन्होंने पान सिंह तोमर में कुछ काम किया होगा। पान सिंह तोमर तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही है और पान सिंह तोमर के बारे में तो इतनी सारी बातें हैं। संजय चौहान ने उसे लिखा था और ये तय हुआ था कि बहुत कम समय में यह फिल्म बना ली जाएगी और जल्दी से रिलीज़ कर दी जाएगी। छोटे स्केल पर फिल्म की प्लानिंग हुई थी और चूँकि इरफान की किसी मेजर फिल्म की शूटिंग, हॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग टल गई थी, तो वो एक समय था उनके पास। और तिग्मांशु उसके पहले कोई और एक फिल्म उनके साथ प्लान कर रहे थे, लेकिन वो फिल्म अधर में रह गई थी। तो फिर ये पान सिंह तोमर की जल्दी में प्लानिंग हुई और संजय चौहान और तिग्मांशु धूलिया ने एक न्यूज़ कटिंग के आधार पर यह फिल्म लिखी थी और इसके लिए इरफान ने पूरा समय दिया था, अभ्यास किया था। उस धावक की भूमिका के लिए वे दौड़ लगाते थे, सीखते थे और पान सिंह तोमर के किरदार में जाने के लिए, उसकी भाषा को पकड़ने के लिए, उस वहाँ की जो तहजीब होती है उसके लहजे को पकड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। इरफान जब यह फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही थी तो इरफान बहुत ही परेशान रहते थे। आप सभी को मालूम होगा कि जब पान सिंह तोमर बन के तैयार हो गई और तब रोनी स्क्रूवाला जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे UTV, उन्होंने उस फिल्म को रोक दिया। उन्हें लगता था कि यह फिल्म शायद दर्शकों को पसंद नहीं आएगी। उसकी बहुत सारी वजह थी। एक तो उसमें इरफान मेन लीड में थे, डकैत पर बनी हुई फिल्म थी जो डकैती वाली सो कॉल्ड हिंदी फिल्मों की तरह नहीं थी, बैंडिट क्वीन जैसी भी फिल्म नहीं थी, और उसकी भाषा बुंदेली रखी गई थी। ये सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से काफ़ी आशंकित थे वे लोग। और इतनी मेहनत की थी तिग्मांशु ने, संजय ने,
इरफान ने और दूसरे कलाकारों ने उस फिल्म के अंदर कि सचमुच ये लोग खून के आंसू रोते थे जब फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई थी, और फिल्म रिलीज़ करने के लिए ये लोग परेशान रहते थे, लॉबिंग करते थे। और फिर कैसे गौरव, जो अभी रेड चिलीज़ में काम करते हैं, गौरव वर्मा की नज़र उस फिल्म पे पड़ी, और गौरव वर्मा ने कैसे उसका एक पैकेज तैयार किया अलग से, और फिर उसके रिलीज़ की प्लानिंग की, और वो फिल्म रिलीज़ हो पाई। तिग्मांशु इस बात को बता सकते हैं। लेकिन उस फिल्म ने खुद इरफान को एक ऊंचाई दी, उनके अभिनय के बिल्कुल नए आयाम को दिखाया। उस फिल्म में ही आप देखें, जब इरफान दौड़ते हैं, जब इरफान गांव में काम न हो पाने और सेना से लौटने के बावजूद खुद को देशभक्त और खुद को एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सत्यापित नहीं कर पाते हैं, तो कैसे वे बंदूक उठाने जाते हैं, और फिर उसके बाद की उनकी दुविधाएं, उनकी पूरी परेशानियां इस फिल्म के अंदर आती हैं। इसकी बातें वे करते हैं। और उसके बाद से बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। इरफान की आदतों में, इरफान के बहुत सारे लोगों ने मुझसे ऐसे व्यक्तिगत तौर से पूछा है कि इरफान के निजी संबंधों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में उनके बातें करें। तो मैं, जैसा कि उनको नज़दीक से देखते हुए मैंने देखा कि तमाम भौतिक सुविधाओं और सांसारिक उपलब्धियों के बावजूद इरफान में एक अकेला व्यक्ति रहता था, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति के साथ रहना चाहता था, जो जंगल चला जाना चाहता था, जो भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहता था, एकांत में रहना चाहता था। शुरू के दिनों में उनकी ख्वाहिश ज़रूर थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मुझे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले। उन्होंने कभी मुझसे कहा था, इस बात पर हम लोगों ने कभी शेयर किया था, कि बचपन के दिनों में जिस ढंग का स्पेस मुझे मिला, यहाँ मुंबई में रहते हुए, फ्लैट में रहते हुए, मैंने महसूस किया कि कई बार मैं जिस करवट सोता हूँ उसी करवट उठता हूँ। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी तकलीफ़ जिसका उन्होंने बयान किया था। काश हमें इतनी जगह मिलती, इतना स्पेस मिलता अपने सोने के लिए भी, कि हम आसानी से करवटें ले सकते। तो करवटें लेने की भी फुर्सत, करवटें लेने का भी स्पेस ये शहर नहीं देता है आपको। वहाँ से वे कैसे ऊपर बढ़े, और फिर ऊपर बढ़ कर के और उन्होंने अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस की बात की। कल जो मैंने एक तस्वीर लगाई थी उनके कमरे की, यह तस्वीर पिछले दिनों जब वो बीमार थे और लंदन में थे, तो मैंने वो तस्वीर उनको भेजी थी। ऐसे ही मैं बीच बीच में ऐसी तस्वीरें उनको भेज दिया करता था। पुरानी तस्वीरें मुझे मिल जाती थी उनकी, तो उनके पास भेजता था, और उस पर वे टिप्पणी करते थे, उस पर वे अपनी बातें जाहिर करते थे। और तब उन्होंने, इससे उनके स्वभाव, उनकी मानसिकता, उनकी मनस्थिति को आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था, भाई, भैया, मुझे भैया कहा करते थे, कि मुंबई आया था तो 10 बाई 10 के कमरे में मैं रहता था, और वहाँ से मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की, और लगातार स्पेस बढ़ाता गया अपना। बड़े से बड़े फ्लैट में हमेशा गया मैं, लेकिन आज फिर से उसी 10 बाई 10 के कमरे में हूँ मैं, और एक झोला सामने टंगा रहता है, उसमें कुछ किताबें रहती हैं, नीचे फर्श पे सोता हूँ, और इसमें बहुत सुकून महसूस करता हूँ। अभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और सब कुछ फिजूल था। निराला, नमस्ते। निराला विदेशिया कह रहे हैं कि मैं उस पत्र की चर्चा करूं जिस पत्र में उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में विस्तार से बताया था। वह भी एक, कह लें कि अचानक ये बात हुई थी। जून का ही महीना था 2 साल पहले, और अचानक एक दिन फ़ोन आया उनका। अमूमन बीमारी के बाद से उनके फ़ोन नहीं आते थे, हम लोग मैसेज पर या व्हाट्सएप पर बात करते थे। फ़ोन आया, नाम कौंधा उनका। फ़ोन उठाया, अंदर से एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि ऐसा क्या हुआ, क्या बात हुई। और मैंने, बुरी बात मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आई, मुझे खुशखबरी सोच रहा था कि इरफान कुछ बताएंगे, कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, हम लोग मिलते हैं। वो अचानक ऐसे ही फ़ोन कर दिया करते थे कि भाई फ़ोन हो, समय हो आपके पास तो आना, घर पे मिलने आना, या इस सेट पे आ जाना, ये यहाँ मैं रहूँगा, वहाँ मिलने के लिए आ जाना।
फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा एक तौर तरीका होता है जहाँ से हमारी मुलाकातें बढ़ती हैं, आगे जाती हैं। लेकिन उनके घर पर भी मुझे जाने की आज़ादी थी, मैं कभी भी उनके घर जा सकता था। सुतपा मुझे इतना आदर देती रही है, प्यार करती, चूँकि वो जानती थी कि इरफान मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो खैर उस चिट्ठी की बात आई, चिट्ठी उन्होंने लिखी और उन्हें बताया कि मैं चाहता हूँ कि यह पत्र आप शेयर करें, मीडिया के साथ शेयर करें, अपने जहाँ आप लिखते हैं जिन लोगों के साथ शेयर करें। उन्होंने मुझे ही क्यों चुना, यह उनकी मर्ज़ी है, वे रहते तो बताते। मीडिया में उस समय वे किसी को भी वो पत्र देते तो वह पत्र पाकर खुश होता और उस पत्र को शेयर करता। खैर मेरी यह जिम्मेदारी ज़रूर थी कि उनके अंग्रेज़ी में लिखे उस पत्र को मैं हिंदी में करूं, और हिंदी में ऐसी हिंदी में करूं जो आम फाम जो चालू किस्म की पत्रकारिता की भाषा होती है वैसी ना हो, उसमें उसका दर्द भी आए, इरफान के उस समय की मनस्थिति भी आए, और वैसे शब्द भी आए जो उनके भाव को सही तरीके से रख सकें। मैंने अनुवाद करके उनको देखने के लिए भेजा। उस अनुवाद में इरफान ने, जी हाँ, इरफान ने खुद अपनी कलम चलाई, उसको अपने हिसाब से संवारा, उसको सुधारा, उसको फिर से उन्होंने भेजा, फिर से मैंने भेजा उनके पास। करीब करीब रात भर के अंदर, 12 घंटे के अंदर हम लोगों ने 4-5 बार आदान प्रदान किया उसका। फिर उन्होंने बताया कि यह पत्र अंग्रेज़ी में उन्होंने दिल्ली में अंशुल के साथ शेयर किया, अंशुल चतुर्वेदी के साथ, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में बात कर लीजिए। फिर मैंने अंशुल से बात की और हम लोग ने यह तय किया कि हम लोग एक ही समय, एक ही दिन इसको शेयर करेंगे, ताकि सभी के पास एक साथ, सभी भाषाओं में एक साथ ये बात पहुँचे। सभी भाषाओं से मतलब हिंदी और अंग्रेजी से है। और हिंदी में मैंने अतुल चौरसिया से बात की। अतुल चौरसिया मेरे पुराने मित्र हैं, भरोसेमंद मित्र हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए मैं लिखा करता हूं, और मैंने सोचा कि ये पहला अधिकार उन्हीं को मिलना चाहिए, और न्यूज़ लॉन्ड्री को मैंने ये बात दी। न्यूज़ लॉन्ड्री में उन्होंने स्पेशल पैकेज बनाया, और सुबह सुबह जब ये चिट्ठी छपी तो जैसा कि होना था, पूरे देश में हंगामा फैल गया। और कल इस चिट्ठी को जितने लोगों ने फिर से पढ़ा और फिर से शेयर किया है, अभी तक मुझे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आ रहे हैं, और सचमुच उस समय कितनी खुशी होती है जब आपका लिखा ही लोग आपके पास मैसेज करते हैं। उन्हें नहीं मालूम रहता कि इसमें कहीं कोई आपकी भूमिका रही है। इरफान इस तरीके का काम कभी भी अचानक कर दिया करते थे। उनका ऐसा भरोसा था मेरे ऊपर, और मेरा भी उन पर यह अधिकार था कि मैं उस अधिकार से कभी भी उनसे बातें करता था, उनको बुला लेता था। कई बार मुझसे हिमांशु ने कहा था कि मैं उनके इंसान होने के, बड़े इंसान होने की बातें करूं। चूँकि सब कुछ इतना सरल और सहज है। हमारे एक ट्विटर दोस्त हैं मिथिलेश, जो हिंदी नाम से अपना उनका हैंडल है, उन्होंने कल बहुत अच्छी बात लिखी। हाँ, सहज होना, सरल होना, आसान होना, कितना मुश्किल है इरफान होना। सिर्फ 2 पंक्तियों में यह बात इरफान के पूरे व्यक्तित्व को सामने ले आती है। सहज होना, सरल होना, आसान होना, कितना मुश्किल है इरफान होना। सचमुच इरफान होना बहुत ही मुश्किल है, और यह सहजता तभी आ सकती है जब आप उपलब्धियों की सच्चाई को समझते हो, भौतिक सुविधाओं को समझते हो, और जो इंसान के बड़े होने की बात या इंसानियत की बात है, मैंने इस बात को बार बार दोहराया है, और इस बात को मैं बार बार जोर दे के कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को लेकर के बहुत चिंतित रहते थे। उनकी ख्वाहिश थी और वे चाहते थे कि बच्चों को लोगों की ज़िंदगी के बारे में मालूम हो, अभाव की ज़िंदगी क्या होती है इसका एहसास उनके अंदर हो। अभाव की ज़िंदगी का एहसास जब होगा तभी वे लोगों से जुड़ पाएंगे। वे मानते थे कि सुविधाएं हमें समाज से वंचित कर देती हैं, हम समाज के साथ नहीं रह पाते हैं, और समाज की उन लोगों की ज़रूरतों को नहीं समझ पाते हैं जो हमारे अपने लोग होते हैं, दर्शक होते हैं, जो हमारे प्रशंसक होते हैं, जो हमारे परिजन होते हैं। परिजन कहने का मतलब सिर्फ परिवार के जन नहीं, परिजन पूरा विश्व
हमारा परिजन है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारी होती है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम तभी हो सकता है जब खुद को आप उस कुटुंब का हिस्सा माने। तो इस बात को वे बार बार कहते थे। और आधुनिक शिक्षा, जो आज की शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे डिग्री हासिल करना, जहाँ पे बड़े बड़े डिप्लोमा हासिल करना वही उपलब्धि मानी जाती है, इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था ज़िंदगी की पाठशाला में बच्चों को जाना चाहिए और वहाँ उनको सीखना चाहिए। बिल्कुल, निराला ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि वह शब्दों और वाक्यों की तरह ही दैहिक भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये बेसिकली अभिनय की एक शैली थी, उनकी अपनी आंगिक शैली थी। और अगर कहें तो उनमें कुछ सीमाएं थी उनके व्यक्तित्व की, लेकिन उन सीमाओं को उन्होंने अपनी विशेषता बनाया था और उसे पार पाया था। मैं उनके अभिनय पे बात करते हुए पहले भी लिख चुका हूँ इस बात को कि उनके अभिनय में 3-4 बातें बहुत ही गौर करने लायक हैं, जो उनकी एक विशेष शैली बताती हैं और उनके उस जो एनएसडी का अनुभव था, जो जयपुर का अनुभव था, और बाद में जो एक्सपोजर से उन्होंने सीखा और जाना उसका अनुभव था, उनसे एक निजी अभिनय शैली उन्होंने विकसित की थी। और थोड़ा पानी दे देना मुझे। उस अभिनय शैली में उन्होंने खुद से बहुत सारी चीज़ें जोड़ी थी और वो चाहते थे कि उस सहज शैली, वो उनकी अपनी शैली मात्र न रह जाए, दूसरों की भी शैली बने और उसको लोग मान सकें, पाल सकें। थोड़ा पानी दे देना। सॉरी, बोलते बोलते थोड़ा गला सूख रहा है तो मैंने अभी पानी मांगा। हाँ, तो मैं अभिनय शैली की बात कर रहा था। अभिनय शैली में एक तो उनकी आँखें, ज़बरदस्त आँखें थी उनकी, बड़ी आँखें, उभरी हुई आँखें, और उन आँखों से वे बातें करते थे। उनका होठ, उनके चेहरे पे एक स्मित मुस्कान, वह मुस्कान एक साथ कटीली भी थी और कुटिल भी थी। अब यह डिपेंड करता था कि आप उसको कैसे लेते हैं और कैसे समझते हैं। फिर भाव मुद्राओं में, उनके चलने फिरने के अंदाज में, उनके पलटने के अंदाज में, उसमें बहुत सारा जो अनुभव था वो एनएसडी से आया हुआ था, जिसका उन्होंने खुद विकास किया था। भाषा उनके लिए बहुत बड़ा टूल हुआ करती थी। मैं यहाँ उनके जो हिंदी फिल्मों के प्रशंसक हैं, हिंदी फिल्मों के दर्शक रहे हैं और जो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी फिल्मों के भी दर्शक रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ अमेरिकी टीवी शो भी किए। उन टीवी शोज में से एक शो था इन ट्रीटमेंट। अगर कभी मौका मिले आपको तो इन ट्रीटमेंट का सीज़न 3 देखिएगा, जिसमें उन्होंने सुमन सान्याल नामक किरदार की भूमिका निभाई है। सुमन सान्याल एक बंगाली किरदार है जो अपने पिता के पास, जो अमेरिका में बस गया है और जिसकी पत्नी अमेरिकी है, उसके पास रहने के लिए जाता है। उनका एक बच्चा भी है, उनका पोता, और वो भारत से रिटायरमेंट के बाद अपने बेटी के पास रहने के लिए जाता है। अब उस फिल्म में उनको एक ख़ास भाषा बोलनी थी। उस ख़ास भाषा में बंगाली लहजा होना ज़रूरी था। बंगाली के साथ वो अमेरिकी एक्सेंट भी आना चाहिए था जो अमेरिका में रहने से आ जाता है। उस भाषा को सीखने के लिए, जी हाँ, उस भाषा को सीखने के लिए इरफान ने पूरे 2 महीने का समय दिया था इन ट्रीटमेंट की उस लैंग्वेज को पकड़ने के लिए। कभी मौका मिले तो इन ट्रीटमेंट को देखिएगा। उनकी भाषा और जिस तरीके से वो किरदार निभाते थे, नेम सेक में ही देखिए। नेम सेक में जो अशोक की भूमिका उन्होंने निभाई है, वो अशोक कहाँ से बंगाली नहीं लगता है। या अभी कश्मीरी बैकग्राउंड की जो फिल्म थी हैदर में आप उनको देख लें,
बिल्कुल लग रहे हैं कि वो एक कश्मीरी मुसलमान है। ज़ुबान पर उनका कंट्रोल था, भाषा पर उनका कंट्रोल था, और इसको वो बतौर खूबी, बतौर खासियत, बतौर गुण पर्दे पर लाया करते थे। बहुत सारी टिप्पणियाँ आई हैं मिहिर पांड्या। बिल्कुल, मिहिर ने वही बात कही, अभी मैंने देखा इरफान किरदार के लहजे को, बोली बानी को किस अंदाज में पकड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल मिहिर, वही बात आप कह रहे हैं जो मैं, और इस बात पर आपने अच्छा दिया कि ध्यान दिलाया, लोगों को भी इस बात पर गौर करना चाहिए, और ख़ास करके नए कलाकारों को। मैं हिंदी के कमर्शियल कलाकारों को, पॉपुलर कलाकारों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, जो मानते हैं कि भाषा तो डबिंग में ठीक की जा सकती है। बिल्कुल नहीं की जा सकती है। आप जैसा बोलते हैं, चेहरे पर आपके वो भाव आ रहा होता है। अगर मेरे मन में कुटिलता होगी और भाषा में कुटिलता होगी, वाक्यों में कुटिलता होगी, तो ही मेरे चेहरे पर कुटिलता आ पाएगी। अन्यथा आप एक जोक सुनाते हुए एक कुटिल भाव नहीं ला सकते। आप गालियां देते समय मुस्कुरा नहीं सकते। ये बहुत ही स्थूल बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभिनय को समझने के लिए इन बातों को समझना ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन ट्रीटमेंट हो, हैदर हो, लाइफ इन द मेट्रो जैसी फिल्म देख लें, या इवन जो उनकी पॉपुलर और चालू किस्म की फिल्में रही हैं, गुनाह है, रोग है, संडे है, नॉकआउट है, एक उनकी फिल्म थी दिल कबड्डी, जिसको वो बहुत दिल से उन्होंने बनाया था और चाहा था। दिल कबड्डी की ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, दिल कबड्डी उनकी प्रिय फिल्मों में से रही है। हिमांशु की फेवरेट फिल्म रही है पान सिंह तोमर। भाई, पान सिंह तोमर बहुत सारे फिल्म प्रेमियों की प्रिय फिल्म रही है, और ख़ुद इरफान की भी प्रिय फिल्म रही है। उस फिल्म के बारे में तो विस्तार से कभी लिखने का मौका मिला, और उनके संजय और तिग्मांशु के अनुभवों को जोड़ के लिखने का मिला तो उस पर बात की जाएगी। इस फिल्म में रियलिस्ट अनुभव लाने के लिए और रियलिस्ट इम्पैक्ट लाने के लिए इरफान घायल भी हो गए थे। आपको पता होगा उनकी टांग टूट हुई थी, फ्रैक्चर है, स्प्रिल क्या कहते हैं उसको, मसल्स जो स्ट्रेन करते हैं, वैसा कुछ हो गया था, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसके लिए उनको कई महीने आराम करना पड़ा था और बाकी सारा काम छोड़ना पड़ा था। संजय, आप ये बात कह रहे हैं, मिहिर वाली बात कल मैंने सुनी थी, इस जवानी के दिन उनके संघर्ष में स्वाहा हो गए। मैं इसको संघर्ष कैसे कहूँ? संघर्ष तो यह भी है, उनका संघर्ष कह लें कि जो मैंने पहले ये बात कही कि खुद को बचाए रखना, इस शहर में खर्च होने से खुद को बचाए रखना कितना मुश्किल काम होता है। संजय, इस बात को आप समझते होंगे। आपके सामने जिस तरीके के प्रलोभन आते रहे हैं, जैसे भटकाव आते रहे हैं, जिस तरीके के लोगों ने लोभ दिखाए हैं आपको, आपके पास पूरे चांसेस थे कि आप अपनी उद्देश्य से भटक जाते हैं, लेकिन आपने एक लक्ष्य बना रखा था, और बाकी पत्रकारों की तरह, बाकी ऐसे पत्रकारों की तरह जो फिल्म में आना चाहते थे और आधी सुरक्षा उधर से चाहते थे, आधी सुरक्षा इधर से चाहते थे, ऐसा नहीं किया। ये इरफान के साथ भी था। इरफान ने कभी लौटने के बारे में नहीं सोचा। इरफान ने यहाँ रहने और यहाँ रहते हुए, आप याद करें कि उन्होंने अपनी शर्तों पे, अपने बूते पे, अपनी शैली की फिल्में उन्होंने हासिल की, और उसके लिए जगह बनाई। न सिर्फ अपने लिए जगह बनाई, बल्कि नवाज और इस तरीके के अभिनेताओं के लिए भी बहुत जगह बनाई। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नवाज और उनके बीच एक टसल था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। नवाज को जिस तरीके से प्रोत्साहित उन्होंने किया और जिस तरीके से आगे बढ़ाया, आप हाईवे देख लें। हाईवे एक बहुत छोटी फिल्म है, उस छोटी फिल्म में जितना स्पेस देते हैं वो नवाज को, या लंच बॉक्स में ही देखें, लंच बॉक्स में जिस तरीके से वे नवाज को प्ले करने का मौका देते हैं। अगर कोई ईर्ष्यालु एक्टर होता
कोई प्रतिद्वंदी एक्टर होता ऐसा हरगिज़ नहीं करता, क्योंकि उस समय इरफान डिक्टेटिंग पोजीशन में रहे हैं। तो यह मान लेना कहीं ना कहीं मुझे लगता है, कई बार मेरी नवाज़ से भी बात हुई है इस मुद्दे पर, और नवाज़ को ऐसा लगता नहीं था, लेकिन हल्की सी एक फीलिंग जैसी थी उनकी। लेकिन मैं नवाज़ को इस बहाने आज भी कहना चाहता हूँ कि इरफान के मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। हाँ, इरफान इस बात को ज़रूर महसूस करते थे कि जो नए एक्टर आ रहे हैं उनको बहुत हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे जल्दी से खुद को अवरुद्ध कर देंगे, भोथरे हो जाएंगे। इस बात से वे बहुत डरते थे। इसलिए आप देखें कि वे बहुत संभल संभल के खुद को खर्च करते थे, सारी फिल्मों के लिए हाँ नहीं कहते थे। खास करके जब उनके पास ऐसा मौका आ गया था कि वे अपने हिसाब से फिल्मों को चुन सकें, तो वे ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते थे। गीता श्री लिख रही है कि मुझे किताब लिखनी चाहिए। गीता, मैं आपकी सद्भावना को समझता हूँ। आप जितना मेरा ख्याल रखती हैं, और इस बात को भी मैं जानता हूँ कि आप चाहती हैं कि मैं अपना सब कुछ समर्पित और लोगों को दे के जाऊँ, लेकिन ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेरी प्रकाशकों से बहुत अनबन सी रही है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं जो लिखता हूँ, जो बोलता हूँ, उसका पारिश्रमिक समय से और समय से पहले मिलना चाहिए। लेकिन पूरे भारत में जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं, उसमें शायद मैं मिसफिट हूँ। लेकिन इरफान पर मेरी लिखने की इच्छा है, और ये जब इरफान बीमार थे तब भी ये बात मेरे सामने आई थी कि मैं उन पर लिखूं, मेरी बात भी हुई थी। लेकिन तब मुझे ये बात अजीब सी लगी थी। मैं हमेशा चीज़ों को इनकैश करने से बचा रहता हूँ इरफान। गीता आप जानती हैं, मेरे करीब के लोग जानते हैं कि ये एक निर्लिप्तता मेरे अंदर भी है, निर्लिप्तता इरफान में भी थी। शायद इसीलिए हमारी दोस्ती भी थी कि इस समाज में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, तमाम लोगों के साथ रहते हुए खुद को उनसे अलग रखना, जैसे पानी में तेल रहता है, उस तरीके से बहुत मुश्किल काम होता है। तो लेकिन लिखूँगा, ज़रूर लिखूँगा। और मैंने ये महसूस किया कि मेरे पास इरफान की जितनी बातें हैं और इरफान के जितने करीबी लोगों को मैं जानता हूँ, उनसे बातें करूँ तो बहुत सारी बातें उनके बारे में की जा सकती है। एनएसडी कितने सारे अनुभव सुनाऊँ मैं, एनएसडी के उनके किस्से सुन लीजिए, उनके जो क्लासमेट्स थे, उनके सीनियर जूनियर बताएंगे उनके बारे में। कल जो इंटरव्यू उनका वायरल हुआ है, मैं सभी यहाँ सुन रहे लोगों से कहूँगा कि आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर जा कर के, चौन्नी चैप पर जा कर के सुतपा और इरफान का वो इंटरव्यू पढ़िए। दो व्यक्ति, समाज के दो अलग अलग वर्ग से आते हैं, और कैसे दो मजहब से आते हैं, कैसे वे एक होते हैं, और फिर कैसे एक दूसरे का ख्याल करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए इस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां वे समाज को बहुत कुछ दे जाते हैं। इरफान की मेकिंग में, इरफान के व्यक्तित्व में, इरफान के जेनेसिस में सुतपा का बहुत बड़ा रोल रहा है, सुतपा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सुतपा ने इस व्यक्तित्व को बनाने में बहुत कुछ अर्पित किया है, समर्पित किया है, एनएसडी के दिनों से ही। एनएसडी के दिनों को याद करूं मैं, और उनके दोस्तों के बताए किस्सों को याद करूं मैं, तो जब वो आए थे एनएसडी, जैसा कि उन्होंने इस इंटरव्यू में भी कहा है कि लड़कियों से दोस्ती भी हो सकती थी, यह बात उनको एनएसडी में आने के बाद समझ में आई। क्योंकि जयपुर में लड़की से दोस्ती का मतलब होता था मोहब्बत करना, लड़की सिर्फ महबूबा होती थी। लेकिन यहाँ उन्हें ये एक इतना बड़ा झटका है, जो हम जैसे तमाम छोटे शहरों से आए हुए लोगों के पूर्वाग्रहों की वजह से, परवरिश की वजह से ये धारणाएं दिमाग में बनी रहती हैं। कह सकते हैं कि एनएसडी के दिनों में सुतपा इरफान से ज़्यादा एक्सपोज्ड, ज़्यादा जानकार और ज़्यादा दुनियावी, ज़्यादा समझदार थी, और उन्होंने इस मिट्टी को, जो राजस्थान से बहुत ही रॉ किस्म से आई थी, उसको एक शेप दिया, उसको आकार दिया। और हाँ, इसमें इरफान ने अपनी तरफ से कभी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, और न उसको दूसरे तरीके से मोड़ना चाहा।
उन्होंने हमेशा इस बात को स्वीकार किया कि मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में सुतपा की बड़ी भूमिका है। इरफान और मनोज, किसी ने पूछा है अभी, शरद निराले जी पूछ रहे हैं कि क्या इरफान और मनोज के बारे में आपकी बातें हुई हैं। मैं आपको बताऊं कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते रहे हैं और मनोज से तो हमेशा मेरी बात ज़्यादा होती थी इन दिनों। तो मनोज हमेशा इरफान की बातें करते थे, इरफान के बारे में जानना चाहते थे, खुद इरफान से उनकी बातें होती थी। तो हमें ऐसा लगता है कि इनकी आपस में ईर्ष्या रहती होगी या आपस में ये लोग जलते होंगे, ऐसा कुछ नहीं था, एक दूसरे की मदद ही करते थे ये लोग। हाँ, ये दिलीप कुमार और राज कपूर और देवानंद की तरफ उस पोजीशन में नहीं रहे कभी कि उस तरीके की बातें इनके सामने आए या दोस्ती के किस्सों को इस तरीके से सामने पेश किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता और कभी मेरे पास ऐसा उदाहरण भी नहीं आया कि इन्होंने एक दूसरे को काटने की, एक दूसरे के रोल छीनने की बातें की हों। आप देखेंगे कि इन सारे कलाकारों की अपनी विशेषताएं हैं, सभी अपने हिसाब से काम करते थे और अपनी बातें रखते थे। अब काफ़ी समय हो गया है बातचीत करते हुए, अगर आप लोग चाहें तो कुछ एक सवाल जल्दी जल्दी कर दें तो मैं उस पर बातें करूं। विजय कुमार सिंह पूछ रहे हैं कि उनकी सहजता का राज क्या था। भाई, सहजता का राज सिर्फ यही होता है कि आप सहज होते हैं, और सहज आप तभी होते हैं जब आपके अंदर दुविधाएं कम हो जाती हैं। दुविधाएं कहने का मतलब जब आप ज़िंदगी की बारीकियों को समझने लगते हैं, उनसे परिचित हो जाते हैं, तो यह सहजता आती है, यह सरलता आती है। लिखने में, बोलने में, करने में हमेशा आप देखेंगे वे लोग ज़्यादा सहज भाषा में बात करते हैं, सामान्य भाषा में बात करते हैं, जिनकी समझदारी बहुत गहरी होती है। सिंपल सी बात है, गणित में अगर आप फार्मूला जानते हैं, सवालों का हल जानते हैं, तो कोई भी सवाल हल कर देंगे आप सरल तरीके से। लेकिन अगर आप वही नहीं जानते हैं तो महीनों उलझे रह जाएंगे, लेकिन आपको जवाब नहीं मिल पाएगा। कल संजय पटेल, मेरे दोस्त हैं इंदौर के संजय पटेल, ने ये बात पूछी थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया और पेज 3 और इस तरीके के मीडिया जो है वो इरफान जैसे कलाकारों को क्यों नहीं महत्व देता है। बस ये एक तो सीधा सा लॉजिक है कि उनका ये कहना होता है कि इनकी पूछ नहीं होती। मुझे याद है फिल्म फेयर के कवर पर, मैंने फिल्म फेयर के, मेरे दोस्त काम करते हैं फिल्म फेयर में कई सारे, उनसे मेरी लगातार बातें होती रही हैं। वहाँ एक चॉइस बनी हुई है, मार्केट फोर्सेस उसको कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एडिटर की भी चॉइस होती है और उन्हें लगता है कि जो थिएटर से आए हुए एक्टर हैं, इनका चेहरा लोग उतना पसंद नहीं करते हैं या उस तरीके से नहीं देखना चाहते हैं। हिंदी फिल्मों में ऐसा कहा जाता है कि क्या आप लड़कियों के सपने में आते हैं अगर आप हीरो हैं तो, या अगर आप हीरोइन हैं, अभिनेत्री हैं, तो क्या आप लड़कों के सपने में आती हैं। अगर ऐसा होने लगता है तब वो मानते हैं कि तब आप कवर के लायक होते हैं। यह एक बहुत ही घटिया किस्म की धारणा है और सारे कमर्शियल मैगजीन्स इसी के आधार पर चलती हैं। इसलिए इरफान ने, एक समय ऐसा भी आया था जब उनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल रहा था, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल रहा था, लेकिन जो बड़ी मैगजीन्स हैं, जो ग्लैमरस कलरफुल मैगजीन्स हैं, ग्लॉसी मैगजीन्स हैं, वो उनको कवर पर नहीं लाना चाहती थी। बाद के दिनों में चीज़ें बदल गई थोड़ी सी, उनके इंटरव्यूज़ आने लगे थे, लेकिन तब भी एक परहेज सा रहता था और ये परहेज आज भी बना हुआ है। आज के जो पॉपुलर एक्टर हैं उन लोगों पर बहुत कम चर्चा होती है। मंजू पांड्या जी डीडी भारती पर जज्बा फिल्म आने की बात कर रही हैं। इरफान का संभल के खुद को खर्च करना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस बात को कई बार कह चुका हूँ।
पूजादित्यनाथ, जो आदित्यनाथ के नाम से मैं जानता हूँ, और पूजादित्य पत्नी का नाम इन्होंने अपने नाम में जोड़ा हुआ है। तो पूजादित्य जानना चाहते हैं कि अपने किरदारों में वे सहज कैसे रहते थे। इसके पीछे एनएसडी की ट्रेनिंग है और थिएटर की वह ट्रेनिंग है, जो भी किरदार वे लोग निभाते हैं उस किरदार की एक बैक स्टोरी तैयार करते हैं, उसकी एक पूरी जीवनी तैयार करते हैं, और उस जीवनी के बाद ही उन किरदारों में वे समाते हैं, घुसते हैं। क्योंकि तब वे जो पर्दे पर जितना हिस्सा हम देख रहते हैं, पर्दे का जो फ्रेम बनता है, उस फ्रेम में जब हम किसी तस्वीर को देख रहे होते हैं, आपने भी फ़ोटोशॉप किया होगा, चीज़ों को क्रॉप किया होगा फेसबुक पे, तमाम जगहों पे अपनी ही तस्वीरों को, तो आपने देखा होगा कि ज़रूरत भर के साइज़ में ले करके आप चीज़ों को क्रॉप कर देते हैं। क्रॉप करते ही वो तस्वीर उभर जाती है। तो ऐसा ही क्रॉप ये लोग किरदारों को निभाते समय करते थे। पहले पूरी ज़िंदगी समझो, उस ज़िंदगी के उन हिस्सों को समझो जो उस किरदार के लिए ज़रूरी है, खास करके उसकी मानसिकता को समझो। उस मानसिकता को समझने के बाद फिर आप आओ और उसको जीने की कोशिश करो। इस हिसाब से अगर आप देखें तो इरफान दृष्टि फिल्म से लेकर के और बाद की फिल्मों, जिन 2-3 फिल्मों की मैंने चर्चा की, पान सिंह तोमर आता है उसमें, अभी पीकू जैसी फिल्म देखिए, पीकू जैसी फिल्म में एक बहुत अच्छी, पीकू बहुत बड़ा उदाहरण है। एक तरफ अभिनय, स्टाइलिस्ट अभिनय और अपने किस्म के अभिनय, स्टार के अभिनय के लिए मशहूर अमिताभ बच्चन है, दूसरी तरफ ग्लैमरस हीरोइन दीपिका पादुकोण है, और इनके बीच में है इरफान, अपने सहज सरल इरफान। आप देखें एक जगह गाड़ी रुक जाती है, गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी रुकने के बाद जब ये लोग सामने इंतज़ार कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो वहाँ इरफान को आपने देखा है, वह एक्टिंग है, वह सरलता है। वो सड़क के किनारे एक जो बैरियर जैसा है कुछ, उस पर टिक करके खड़े होते हैं, सिंपल खड़े होते हैं। हम आप कितनी बार ऐसे खड़े हुए होंगे किसी चीज़ के इंतज़ार में, लेकिन जब फिल्म में ऐसा दृश्य आता है तो ज़्यादातर कलाकार वहाँ एक्टिंग करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं। लेकिन इरफान की सहजता पीकू जैसी वैसी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्म में देखी है, और वो भी अमिताभ बच्चन के सामने। कुछ लोग अभी शामिल हो रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि वे लोग फिर से इस, अगर ये सेव हो जाता है राजकमल प्रकाशन समूह पर, तो यहाँ आएँ और यहाँ देखें। राजकमल प्रकाशन समूह का यह अभियान बहुत अच्छा है। कम से कम साहित्यिक, सांस्कृतिक और स्वाद की बातें, मैं खुद पुष्पेश पंत को रोज़ सुनता हूँ और देखना चाहता हूँ स्वाद के बारे में। ये शरद निराला उनके एक्टिविस्ट वाले बात को पूछ रहे हैं। एक्टिविस्ट, कल मैंने ये बात कही लल्लन टॉप की बातचीत में, तो आज किसी ने बहुत बुरा माना उसका, और वहाँ उसने कहा कि देखिए एक कम्युनिस्ट आदमी अपना एजेंडा यहाँ भी फिक्स कर रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। इरफान को आप देखें, इरफान की ज़िंदगी को देखें, तो इरफान को कभी भी दक्षिणपंथी सोच और विचारधारा के लोगों के साथ आप नहीं देखेंगे। मैं बहुत घोषित रूप से, स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूँ, कभी भी सत्ता, राजनीति, वो चाहे कांग्रेस की पार्टी रही हो, भाजपा रहा हो, वे राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान में भाजपा की सरकारें रही हैं, और उस समय उनका नाम देश दुनिया में चमक रहा था, लेकिन कभी राजस्थान की भाजपा सरकार ने उनको सम्मानित करने की बात नहीं सोची। इसलिए भी नहीं सोची कि उनको ज़रूरत ही नहीं थी। उनका सीधा रिश्ता अपने दर्शकों से था, अपने प्रशंसकों से था और अपने काम से था, जहाँ पे वे खुद को खोज रहे थे, खुद के अभिव्यक्ति खोज रहे थे। लेकिन चूँकि एक, कह लें उसको, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, एक वामपंथी सोच थी उनके अंदर, और जिस सोच की वजह से वे विषयों का चुनाव करते थे, किरदारों का निर्वाह करते थे। ये बहुत अचंभित सी बात कलाकारों को लग सकती है कि किरदारों को निभाने में विचार कैसे आ सकते हैं। ये किसी वैचारिक किस्म के अभिनेता और निर्देशक से आप बात कीजिएगा तो समझ में आएगा, और उनसे बात करने पे ये बात पकड़ में आएगी कि कैसे एक कलाकार
अपने अभिनय में उन विचारों को लाता है, उन विचारों को लाने की कोशिश करता है। संजीव श्रीवास्तव पूछ रहे हैं कि क्या भविष्य में अगर ऐसी संभावना देखते हैं कि मेन स्ट्रीम सिनेमा के लीड एक्टर के अलावा भी कोई गंभीर और सरल अभिनेता सुपरस्टार कहना सकता है? देखिए, सुपरस्टार वाली बात बहुत ही कह लें कि ये सारे शब्द हैं केवल, इनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है और उसको हम कैसे आंकते पढ़ते हैं। बेसिकली हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आज आप रेट्रोस्पेक्टिव करें, किसी का पुनरावलोकन करें, पुनरावलोकन के लिए अगर आप इरफान की फिल्में चुने, तो मैं कल से इस बात को दोहरा रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ कि उनकी दर्जन से ज़्यादा फिल्में दिखाने के लिए आपके पास मिल जाएंगी, बातें करने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन तमाम 100 करोड़ी फिल्मों के अभिनेताओं की फिल्मों को अगर आप देखने जाएंगे तो आपको 4 फिल्में भी ऐसी नहीं मिलेंगी जिनके बारे में आप बातें कर सकेंगे। जी हाँ, यह है इरफान की काबिलियत, और यह सारा सब कुछ उन्होंने बहुत छोटी अवधि में हासिल किया है, और इसलिए आप देखेंगे कि वे लगातार ऐसे चुन चुन के फिल्में करते रहे हैं। देवेश चतुर्वेदी जी को धन्यवाद, वो मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, पतंगबाजी, ज़िंदगी की छोटी चीज़ों का उनको बहुत शौक़ था। खाना बहुत पसंद करते थे, मुझे थे कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है। पतंगबाजी का शौक़, खेती का शौक़, वो फुर्सत मिलते ही शहर छोड़ देते थे, अपने कमरे से नहीं निकलते थे। सभी जानते हैं कि यहाँ पार्टियों गोष्ठियों में नहीं जाते थे। संजय पटेल जी ने जो पूछा था कि पेज 3 पर उनको महत्व क्यों नहीं दिया जाता था, पेज 3 में वो जाने में उनकी रुचि ही नहीं थी। सही कह रहे हैं राजशेखर बहुत शिद्दत से चीज़ों को महसूस करते हैं, और बहुत ही उनका ऑब्जर्वेशन का मैं कायल हूँ, जिस तरीके से चीज़ों को परखते और देखते हैं। रूसी साहित्य के सिद्धांत में इसको ओस्ट्रोनेनी कहते हैं। ओस्ट्रोनेनी एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें आप जो रोज़ाना आप देखते हैं, उन रोज़ाना की चीज़ों में ही कवि, कलाकार, कथाकार कुछ नई चीज़ें देख लेता है, नई अनुभूति पाता है। राजशेखर के साथ मैंने हमेशा ये देखा है, पत्तों के हिलने में भी उनको एक अर्थ और एक संदर्भ दिखता है। मेरे लिए और आपके लिए वो सामान्य हवा चलने से हिल रहे पत्ते होंगे। तो राजशेखर, इसको बनाए रखिएगा, इस ऑर्गेनिक खूबी को अपने, और कभी कभी शेयर भी किया कीजिए, उसको भावों में, गीतों में, कविताओं में लाया कीजिए। आप लाते ही हैं, उसके अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि आप स्वप्रयास कुछ नहीं करते हैं, स्वतः स्फूर्त जरूर होती हैं चीज़ें, लेकिन वो मन में आती हैं तब आप काम करते हैं। आपको इरफान पर अलग से बात करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि देश के सभी संवेदनशील व्यक्तियों को इरफान की एक एक फिल्म चुन लेनी चाहिए। राजकमल को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उनकी फिल्मों की नामावली सबके पास भेजें और तय करें कि भाई आप इसमें से एक एक फिल्म चुनिए, और उन फिल्मों पर सब कोई विस्तार से अपने एंगल से बात करें। जो लोग फिल्मों पर लिखते हैं, शौकिया लिखते हैं, कभी कभी लिखते हैं, उनसे तो मैं विशेष आग्रह करूंगा कि कभी भी हमारी तरह फिल्म समीक्षक की तरह, रेगुलर फिल्म लेखकों की तरह मत लिखिए कि इसमें ये भी था, वो भी था, एडिटिंग ऐसी थी, फोटोग्राफी ऐसी थी, और भाषा ऐसी थी, संवाद ऐसे थे, और बाकी कलाकारों ने ऐसा किया था। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस फिल्म को कैसे खोल पा रही हैं, उस बात की चर्चा कीजिए। किसी एक पहलू को लेकर के दिखाइए, बताइए कि इसमें क्या खूबी है। शरद निराला जी का आखिरी सवाल है, सिर्फ आँखों से अभिव्यक्त किया था, ये तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन मुझे
अभी ईशान त्रिवेदी जो उनके सीनियर रहे हैं और जो मेरे रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने आज ही फेसबुक पे स्टेटस डाला है कि उन्होंने अपने 3rd ईयर के डिप्लोमा प्ले में इरफान को एक संवाद का अभिनय दिया था, एक संवाद का रोल दिया था, और उस एक संवाद में इरफान ने पूरी ज़िंदगी जी ली थी। तो यह खूबी इरफान में थी। और इरफान के दोस्तों के हवाले से मैं कुछ बातें बाद में ले आऊँगा, शेयर करूँगा आपसे, अगर राजकमल की रुचि है। तो मैं जो बात कह रहा था कि इरफान की फ़िल्मों पर एक किताब अलग से आनी चाहिए, जिसमें गैर फिल्मी लेखक और फिल्म पत्रकार लिखें, साहित्य के लोग लिखें। मैं साहित्यकारों की नज़र से फ़िल्मों को हमेशा से समझने की कोशिश करता रहा हूँ। शायद उससे भारतीय सौंदर्य शास्त्र, सिनेमा का सौंदर्य शास्त्र विकसित होगा। अभी तक विदेशों के सौंदर्य शास्त्र से हम फिल्मों को मापते और आंकते रहे हैं, और माफ़ करेंगे, अंग्रेजी के तमाम समीक्षक इस बात को जोर देते हैं और वो यही करते हैं कि वे विदेशी पाठकों के लिए, विदेशी दर्शकों के लिए हिंदी फिल्मों की व्याख्या कर रहे होते हैं। हमें ऐसे लेखकों की ज़रूरत है, हमें ऐसे टीकाकारों की ज़रूरत है जो भारतीय दर्शकों के लिए, भारतीय परंपरा से आ रहे दर्शकों के लिए इंक्लूसिव इंडिया जो होना चाहिए, गांव समाज के दर्शकों के लिए इन फिल्मों की व्याख्या करें, इन फिल्मों को खोलें। और इसकी चाबी मिहिर के पास एक रहती है, मिहिर के पास वो मास्टर की है। और मिहिर से मेरी शिकायत है और तमाम दोस्तों की शिकायत है कि मिहिर उस मास्टर की का कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। भाई मिहिर, जो दरवाजे आसानी से खुल जाते हैं उनको भी जब आप खोलते हैं तो एक अलग नज़ारा मिलता है। तो आप प्लीज़ एक्टिव हो। तो शुक्रिया, मेहरबानी दोस्तों। और अब चलने का समय होना चाहिए। और रश्मि रावत जी कह रही हैं कि मेरा लेख समालोचन पर छपा है, एक सामान्य दर्शक की तरह उन पर लिखा, पर बहुत डूब कर। ज़रूर मैं पढ़ना चाहूँगा, मैं जाकर खोजता हूँ। रश्मि रावत जी, अगर हो सके तो उसको फेसबुक पर शेयर कीजिए, ताकि हम जैसे व्यक्तियों को जो टेक्निकली थोड़े से हैंडीकैप हैं वो आसानी से चीज़ों को खोज और पा सकें। तो बहुत बहुत मेहरबानी दोस्तों, और शुक्रिया। समय 1 घंटा 3 मिनट हो चुका है, और मैं राजकमल समूह के सुमेर को, सत्यानंद निरुपम को, अशोक माहेश्वरी जी को, अलिंद माहेश्वरी जी को, सुमन परमार को, बाकी सहयोगियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बहाने आपसे मैं बातें कर सका। अब फुर्सत मिली या आप लोगों ने बताया तो मैं खुद को भी सुनूंगा कि मैंने कितने काम की बातें आपसे की, कितनी चीज़ें शेयर की। बस धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया। मिलते हैं फिर।